साक्षी हैं शब्द के सभी मित्रों को जो जुड़े हुए हैं हमारे इस मंच से और हमेशा जुड़ते आए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अभिवादन। आज जो हमारी विशेष मेहमान हैं और जो आने वाली हैं उनके बारे में मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ शब्द बोलूँगा और आप समझ जाएंगे कि मैं किस विशेष मेहमान की बात कर रहा हूँ। तो मैं वो शब्द बोलता हूँ: लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। जब छाए मेरा जादू, कोई बच न पाए। हाय हो जब छाए मेरा जादू, कोई बच न पाए। हाय। वाह नमस्कार, वाह प्रणाम। वाह! थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए सर। नमस्कार थैंक यू सो दीपाली। मच। और अब हमारे जो देखने वाले हैं वो जान गए हैं कि आपका बहुत परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही मशहूर हैं। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लेकिन हम फिर भी अपने श्रोताओं को, जो आपको आपसे सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, जो हो सकता है कम जानते हों, उनको हम बताना चाहते हैं कि आपका सबसे पहले हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस मंच थैंक यू पर। सो मच। और हम थोड़ा सा आपके बारे में कहना चाहते हैं अपनी स्टाइल में कि जी। आप हैं हमारे बीच हैं सुरों की रानी, एक्टिंग की खान, जो है देश भर में बिहार की पहचान और आन बान और शान, इंडियन आइडल में अपना लोहा मनवाने वाली, पटना का नाम पूरे देश में रोशन करने वाली, दीपाली 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 थैंक यू सो मच सर, दैट इज सो स्वीट। थैंक यू सो मच किशोर जी। आपसे बात करके हर बार बहुत मजा आता है, हर बार बहुत एक्साइटमेंट होती है। आज भी हम उतने ही एक्साइटेड हैं। अच्छा, आप एक्साइटेड हैं और मैं बताऊं कि मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ। जितना पहली बार मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये तीसरी बार आपसे साक्षात्कार हो जी। रहा है मेरा इस जी। माध्यम से। दो बार तो आकाशवाणी में, पहली बार तब जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट होकर के आई थी यहाँ पटना। और मुझे लगता है क्या दीपाली, शायद वो कहीं भी आपका पहला इंटरव्यू था, मुझे लगता है कि आकाशवाणी में जो मैंने आपका हाँ, इंटरव्यू मुझे लिया था। लगता है वो सबसे पहला इंटरव्यू था। जी। जी। तो तो आप उस समय पहली सीढ़ी पर, सफलता की पहली सीढ़ी जिसे पायदान कहते हैं, उस पर पांव आपने कदम रखे थे। और उस जी। समय ही आपका इंटरव्यू करके और आपके बारे में जान करके ये लगा था कि ये आपकी खुशबू बहुत दूर तक जाएगी और आप कहीं ना कहीं हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगी। और दूसरी बार आपका इंटरव्यू मैंने तब किया था 2018 में, जी। जब आप प्रसिद्धि पर लगभग पहुंचने को थी या पहुंच चुकी थी कहना चाहिए, कि बहुत सारे सीरियल्स आप कर चुकी थी, बहुत सारे एल्बम कर चुकी थी, आप गाने से एक्टिंग की तरफ जा चुकी थी। और तब मैंने आपका इंटरव्यू किया था। और आज देखिए मैं जी। कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आप तीसरी बार आप हमारे सामने हैं। और आज आपका एक बड़ा नाम है और नाम के साथ साथ आप के जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है कि जी। आपको जीवन साथी भी प्राप्त हो गया है, जी बिल्कुल। ऐश्वर्य के रूप में, जो ऐश्वर्य खुद भी बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं, संगीतकार हैं। तो जी। यहाँ तक जो आपने सीढ़ियाँ चढ़ी, ये क्या लगता है कि वहाँ की दीपाली और आज की दीपाली में कितना अंतर आप कर पाती हैं? पहले की दीपाली और अब की दीपाली में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर मेजरली एक्सपीरियंस का है। जितनी उम्र हो गई है मेरी, उस हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है बिकॉज ऑफ माय वर्क। पर जो बेस है, जो कोर है ना, वो बहुत अभी भी सिमिलर है। वो अब जैसा पहले था, सादगी पसंद, अभी भी वैसा ही है, सादगी पसंद। और बस एक्सपीरियंस का फर्क है, एक्सपोजर का फर्क है। ये तो मैं देख रहा हूँ दीपाली कि आपको उस समय से देखा है, 2007 से लेकर के, और 13 साल बीत चुके हैं। और मैंने पाया है आपको कि हमेशा आप डाउन टू अर्थ रही हैं और उतनी ही सहज, उतनी ही सरल, उतना ही, मतलब आप जहाँ पहुँची हैं, जिस मकाम पे आज हैं, वहाँ कभी आपने सफलता को अपने सर नहीं चढ़ने दिया। ये मुझे देखकर और जानकर बड़ी खुशी हुई है कि आप उतनी ही सहज हैं
और मैंने एक बार कहा और आपने इंटरव्यू के लिए समय दे दिया और आप तैयार हो गई, तो ये मेरा सौभाग्य है बहुत बड़ा। लेकिन कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका दिमाग खराब हुआ होगा सफलता की कहीं किसी सीढ़ी पर किसी पायदान पे, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? एक्चुअली ऐसा सच बताए किशोर जी, तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हो पाया। क्योंकि जब वो एज होता है जब आपका दिमाग एक्चुअली खराब होता है इन चीजों से, उन हम्म। उस वक्त मेरे माँ बाप बड़े कड़क थे। तो हम बाहर जाके कितना भी पंख फैला के उड़ते थे, घर आके अपना घर ठीक करना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, वो सारे काम करने हैं जो हम पहले करते थे। तो कहीं से भी रियायत नहीं बरती गई, ओनली बिकॉज पीपल नो मी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर जा करके हम ग्लैमरस अवतार में गाना गाते हैं और स्टेज शोज करते हैं और एक्टिंग करते हैं, इसकी वजह से मेरे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे घर पर नहीं था। तो हम्म। कहीं ना कहीं वो ग्राउंडिंग हमेशा बनी रही मेरे माँ बाप का। इसमें आई थिंक मेरे माँ बाप का ही क्रेडिट है, क्योंकि एक बच्चा उस उम्र में कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक बदतमीजी और बेवकूफी कर सकता है। बट मेरे माँ बाप हमेशा हमको ऐसे गाड़ के, एकदम खूंटे से गाड़ के रखे हैं। लेकिन आपको जब पहला कहना चाहिए कि पारिश्रमिक मिला था किसी जी। शो के लिए, तो थोड़ा सा आपके अंदर, आपने खुद कहीं बताया है कि थोड़ा सा आपको लगा था कि अरे इतने पैसे मिल गए आपको? हाँ, ये मुझे बहुत बड़ी बात लगी थी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में इतने सारे पैसे तो मैंने कभी देखे नहीं थे। पर ऑनेस्टली मेरे सर पे कभी पैसा चढ़ा नहीं, पैसा कभी नहीं चढ़ा। और जहां तक काम की बात है, हाँ डेफिनेटली मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, आई एम अ वेरी गुड आर्टिस्ट। पर हम्म। वो धीरे धीरे करके वो भी जाता रहा, जब ये रियलाइज होने लगा कि सिर्फ सुर सब कुछ नहीं होता है। आई एम ब्लेस्ड विद अ ग्रेट वॉइस, और ये इसमें मेरी कोई पर्सनल उपलब्धि नहीं है। इस कोई किसी की खूबसूरत चेहरे के साथ जन्म लेता है, कोई खूबसूरत शरीर के आकार के साथ जन्म लेता है। तो मेरे प्लस पॉइंट मेरे साथ बस ये कि मेरी आवाज अच्छी है और सुंदर है। इसको मैंने पॉलिश किया है, पर मैंने पैदा नहीं किया है। आप तीन जी। साल की उम्र थी तब से संगीत के सुर आपके अंदर से सुनाई देने लगे थे, आपको याद है? 3 साल की उम्र जी। में कौन सा गाना गाया था आपने? ए मालिक तेरे बंदे हम। जरा सा हो जाए, हो जाए। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। वाह वाह वाह! मैंने आपके बारे में बहुत रिसर्च करके रखा है दीपाली। अच्छा, तो आज मतलब कुछ भारी भरकम सवाल तो नहीं पूछेंगे आप नहीं जिससे हम नहीं, फंस भारी जाएं? भरकम नहीं, बिल्कुल नहीं, भारी भरकम कुछ नहीं है, सब आपकी जिंदगी का है। और ये इसके पीछे जो किस्सा है वो तो पृष्ठभूमि बता दीजिए हमारे जो देखने वाले हैं, दर्शकों को जो नहीं जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि। कि आपकी मम्मी रेडियो सुन रही थी और उन्हें लगा कि रेडियो पे ये गाना बज रहा है, जी। कैसे हुआ था, क्या हुआ था? एग्जैक्टली exactly। मेरी माँ रेडियो की बहुत शौकीन है, आज भी रेडियो सुनती है। तो बचपन में हम स्कूल गए थे और स्कूल में एक गाना सिखाया गया था, ए मालिक तेरे बंदे हम। और घर आके, बहुत छोटे थे हम, KG 1 नर्सरी, और हम बैठ के हाथ जोड़ के आंख बंद करके गाना गा रहे थे। और हम्म। तब मेरी माँ काम करके थक के अपने बिस्तर पे लेट के चुपचाप, और उसको नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक ये ए मालिक तेरे बंदे हम बज रहा था, तो मेरी माँ को लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है। और जब उसने सर उठा के देखा तो पीछे देखा कि उसकी अपनी बेटी जो छोटी सी है वो गाना गा रही थी। दैट वाज द रेवलेशन, जब मेरे माँ बाप को भी पता चला कि ये तो बच्ची गाना गाती है। और आप बचपन में एक और गाना बहुत गाती थी आप, गुड़िया हमसे जी, रूठी बचपन में। रहे। हाँ, ये ये गाना तो मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ये गाना फेवरेट है। गाती थी आप? थोड़ा सा वो भी हो जाए। बिल्कुल। कभी कभी आंखों से चल के, कभी चुप चुप होठों से झलके, तुम्हारी हंसी चुप चुप होठों से झलके, कभी कभी आंखों
से चल के, कभी चुप चुप होठों से झलके, तुम्हारी हंसी कुछ कुछ होठों से झलके, फिर भी मुख पे हाथ धरोगे, तब तक ना हंसोगे, देखो जी किरण सी लहराए, आई रे हंसी आई, देखो जी किरण सी लहराए, आई रे हंसी आई, गुड़िया हमसे रूठ रहोगे, कब तक ना हंसोगे, देखो जी किरण से लहराई, आई रे हंसी आई, देखो जी किरण से लहराई, आई रे हंसी आई, गुड़िया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। खैर आप गाती तो अच्छा है ही, और ईश्वर का वरदान है जैसा आपने कहा भी है, वो तो है ही। लेकिन फिर जब इंडियन आइडल में आप गई, तो इंडियन आइडल में जिस गाने ने आपको मशहूर किया इंडियन आइडल में, और जजेस ने भी बहुत अच्छी आपके जी। बारे में राय बनाई और कमेंट किया, वो गाना मैं कहूँगा नहीं, आपको मालूम है। वो भी हमारे श्रोताओं के लिए हो जाए दर्शकों के लिए। लाया बारात लाया, घूमता उठाने आया, अपना बनाने आया वो, चंदा भी साथ लाया, तारे भी साथ लाया, पागल बनाने आया वो, मेरा पिया घर आया, हो राम जी, मेरा पिया घर आया, हो राम जी। वाह 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 वाह। खैर अब नेटवर्क का इशू तो रहेगा, हमारे जो जुड़े हुए मित्र हैं वो भी जानते हैं इस चीज़ को कि ये समस्या रहती है, लाइव जी इंटरव्यू जी में ये सारा कुछ होता है, जी तो कोई बात नहीं है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना जी चाहते हैं दीपाली, और आपके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन जब जी आपको बहुत कम उम्र थी आपकी जब इंडियन आइडल शुरू हुआ था, और मुझे ये पता चला कि आप दो इंडियन आइडल में भाग लेना चाहती थी, लेकिन आपके मम्मी पापा आपको जाने नहीं दे रहे थे, जी और तीसरे में आपने ऐलान कर दिया कि अब अगर नहीं जाने दिया तो मैं भाग जी। जाऊंगी घर छोड़ के। क्या हुआ था किस्सा वो? तो बहुत स्ट्रगल के बाद मुझे इंडियन आइडल में नजर आ रहा था कि जाने का स्कोप है, लेकिन उस साल मेरे, क्या तो हुआ था वही फिर मुझे इंडियन आइडल में? 12th में लगा कि या तो मैं पढ़ाई ही कर लूं या तो मैं गाना ही गा लूं। तो मैंने अपने माँ बाप को बोला कि ऐसा है कि या तो तुम लोग सीधे रास्ते लेके चलो, या फिर हम जा रहे हैं घर छोड़ के भाग के ऑडिशन देने। और इस बार हम, मेरी सीरियसनेस को देख के मेरे माँ बाप समझ गए कि नहीं, ये इस बार तो इसको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि 2 साल से बेचारी वेट कर रही है। और बहुत मेरे अंदर की ख्वाहिश थी कि किसी रियलिटी शो में जाके गाना गाऊं, और पता चले लोगों को कि हम भी गाना गाते हैं। सो यस, 12th का बोर्ड उस वक्त आड़े नहीं आया, और थैंकफुली 12th का बोर्ड भी अच्छा गया मेरा, और इंडियन आइडल में भी सिलेक्शन हो गया। 12th में तो आपने टॉप भी किया था। जी, ये मेरी खुशकिस्मती है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। नहीं, खुशकिस्मती नहीं दीपाली, आप तो जितना गाने में और एक्टिंग में जितनी अव्वल हैं उतनी ही आप अपनी पढ़ाई में भी अव्वल रही हैं, ये मुझे पता है। 12th में भी आप हुई, और फिर आगे जा कर के जब आपने फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से जब आपने डायरेक्शन का कोर्स किया तो उसमें भी आपने टॉप किया। उसकी बात हम करेंगे आगे। जी। जब आपने ये फाइनली ये फैसला किया कि घर छोड़ करके मैं भाग जाऊंगी, तो आपके पापा ने कहा जा दीपाली जा, जी ले तू अपनी जिंदगी। हाँ, कुछ वैसा ही सीन था, क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस वाले हैं, तो काफी कड़क कड़क मिजाज थे उस समय तो वो। लेकिन हम्म उनके लिए काफी बड़ा डिसीजन मेकिंग था ये। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो अब तो उनका जो दृष्टिकोण है आपके प्रति, या जब आपने इतनी सफलता पा ली गाने में एक्टिंग में, तो अब तो थोड़ा बदल गया होगा, थोड़ा क्या बहुत बदल गया होगा, और उन्हें लगा होगा कि नहीं उस समय जो उन्होंने बहुत डिसीजन लिया बदल वो गया बिल्कुल सही जी, लिया। बहुत बदल गया। हम्म। लेकिन जी जी, आप तो बिल्कुल बहुत चेंज हो गया है, और मेरे साथ मेरे माँ बाप भी ग्रो किए हैं, बड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री में मेरे काम करने। तो ये आप तो बनना चाहते थी आईपीएस, आपने कभी सोचा था कि आईपीएस बनेंगे?
हाँ, मैं एक्चुअली मेरी इच्छा थी कि यूपीएससी में बैठना था और मेरी पूरी तैयारी भी वैसी ही थी। पढ़ाई लिखाई मेरा बिल्कुल वैसे ही फोकस के साथ होता था। पर आई थिंक किस्मत को कुछ और चाहिए था, सो हम्म। आई गॉट कंप्लीटली। आमतौर से होता ये है कि जो महिला गायिका सिंगर होती हैं वो लता मंगेशकर को या आशा भोसले को फॉलो करती जी। हैं। लेकिन आप किशोर कुमार की फैन कैसे हो गई? जी। हेलो। किशोर कुमार मेरे हिसाब से किसी भी कंप्लीट इंस्पिरेशन है, क्योंकि किशोर दा सिंगर है, एक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। तो और उस पर से उनका जो मस्ती भरा चीज को इतने इतने तरीके से करते हैं किशोर कुमार साहब कि मुझे आई वांट टू बिकम लाइक हिम। जो सारी जो एक इंसान होता है जो सारी चीजों को अच्छे से करता है, किशोर कुमार वो है मेरे लिए। वो जो जिस चीज सोना उतर आता है, तो चलिए सबसे मुश्किल। हाँ दीपाली, सॉरी, ये प्रॉब्लम हो गई नेटवर्क की। आ, ये जो जी। आपका जो ये जीवन पूरा रहा है, अभी तक की जो जर्नी रही है, यात्रा रही है, वो बड़ी, मतलब वो कहना चाहिए कि स्मूथ रही है, बहुत ज़्यादा संघर्ष उस तरह से नहीं करना पड़ा। लेकिन जब आप इंडियन आइडल से लौटी, आप जब पटना, तो लोगों का रिस्पांस कैसा था, कैसा लोगों ने आपको फील कराया? मुझे बहुत स्पेशल लगा था एक्चुअली पटना आने पर, क्योंकि अभी तक जो लोग मतलब जो मुझे गली के लोग भी नहीं जानते थे, हम्म। सडनली द होल सिटी वाज नोइंग माय नेम। तो और बहुत ही जाओ लोग बहुत प्यार से मिल अप्रिशिएट करते थे। पटना के लोगों ने खासकर बहुत अप्रिशिएट। तो मैं वापस आई तो मुझे उस वक्त तो बहुत दुख होता है, आप जब तुरंत वापस आते हैं। पर पटना इतना प्यार मिल रहा था, बिहार में इतना आज तक मिला है कि उस बात का कभी दुख नहीं रहा हमको। हम्म। अच्छा। तो लेकिन तब भी कहीं ना कहीं आपको किसी मकाम पे आके आपको कहीं असफलता मिली होगी, थोड़ी बहुत, छोटी सी। क्योंकि जब लगातार सफलता मिलती जाए, लगातार मनचाहा मिला मुराद पूरी होती जाए, और कहीं एक ठोकर लगती है थोड़ी सी, तो दुख होता है। तो कभी ऐसा क्षण आपके जीवन में आया कि कभी आप दुखी हुई हों या रोई हों, कुछ ऐसा? एक बार नहीं किशोर जी, ऐसा आर्टिस्ट की लाइफ में ऑलमोस्ट हर रोज आता है। पर मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए और मुझे नहीं। तो मुंबई हम्म। में हूँ 10 12 14 साल से। मेरे पास हम्म। बहुत सारे ऐसे किस्से कि नहीं मुझे मिला है। वो कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि थोड़ी निराशा आपको हासिल हुई? और बहुत सारे नामी फिल्म्स थे जिसमें मैंने गाना गाया या एक्टिंग के लिए ऑडिशन किया। हम्म। बहुत बहुत सारे थे ऐसे जहाँ मुझे काम मिलते रहे। मुझे अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का भी मौका मिल रहा था, अच्छा। पर वो किसी कारण, बहुत बहुत दुख का दिन था वो। और ऐसे कितने मोमेंट्स आते हैं आर्टिस्ट के लाइफ में। और मुंबई में रहने वाले सारे आर्टिस्ट सब बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरे हिसाब से मोमेंट्स हैं। अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाला मोमेंट जो था, मेरे लिए मौका था, वो चूक गया। हाँ, ये कई बार होता है। और वैसे तो देखा जाए तो गाने में बहुत सारी कलाओं का समावेश हो जाता है। जैसे गाने जो गाते हैं तो हम प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, तो करने वाले पर्दे पर कोई और होते हैं दृश्य में, और प्लेबैक से कोई और आवाज़ देता है, लेकिन लगता है कि वो जो एक्टिंग कर रहा है वही गा रहा है। तो एक्टिंग, गाने से एक्टिंग की तरफ आपका जाना, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अस्वाभाविक है। मैं वो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये है कि आपने पहला जो सीरियल किया, डेली सोप किया, बड़की मलिकाइन, वो भोजपुरी में आपने किया।
और जो किया वो भी, जो रोल भूमिका थी आपकी, वो अपने आपकी उम्र के हिसाब से एक परिपक्व भूमिका थी। तो उसे कैसे आपने स्वीकार किया? गोल गोल। हाँ। दी- दीपाली, आपके साथ ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस हुआ है, आपको भी और मुझे भी, कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं लोगों के, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे पता चला कि हम लोग बात करते जा रहे हैं और लाइव किया ही नहीं है, वो चलता जा रहा है। तो ये मतलब ये आज कुछ सारा खास कुछ। दिन है हमारा। हाँ हाँ, आज कुछ खास दिन है कि आज सारा कुछ आज ही होना है क्या? कि वो मतलब नेटवर्क का भी इशू हो रहा है और लाइव हम सोच रहे हैं कि लाइव जा रहे हैं और बात करते जा रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत खराब लग रहा है। बार बार ये हो रहा है। चलिए, ये भी एक अपनी तरह का एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो मैं बड़की मलकाइन के बारे में कह रहा था कि बड़की मलकाइन भोजपुरी सीरियल में आपका पदार्पण आखिर हुआ कैसे, भोजपुरी में कैसे गई आप? ये तो पता है कि जी, तो भोजपुरी के प्रति प्यार मुझे आपका। ऐसा लगता है कि भोजपुरी, जी, हाँ। भोजपुरी के प्रति मेरा प्यार बहुत रहा होगा शायद बचपन में, पर बचपन में कभी रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि माँ बाप का फोकस था कि हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, अंग्रेजी बोलने आना चाहिए, क्योंकि बड़े शहर में जाके जब जाएगी पढ़ेगी लिखेगी तो वहां के अंग्रेजी में बात करेंगे, हैड देयर फोकस ऑन इंग्लिश। पर हम लोग जब बड़े हुए और खास करके मेरे साथ जब बड़ी मलाइन हुआ भोजपुरी सीरियल, तब मुझे समझ आया, इनफैक्ट अब समझ आता है कि भोजपुरी सीरियल क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि अदरवाइज मुझे मेरी भाषा से कितना लगाव है ये मुझे पहचान नहीं हो पाती इस बात की। तो बड़ी टाइम मेरे लिए जितना परिपक्व रोल था उससे ज्यादा परिपक्व एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो पूरी तरह से हमको मेरी भोजपुरी की ओर गया और समझा गया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है अपनी भाषा से जुड़े रहना। और आपने तो जो मनोज बाजपेयी ने जो गाया बम्बई में काबा, उसका जो आपने मतलब मैं तो भोजपुरी में बोलूँगा कि जी, ओकर जे तू बुच्ची कैलू है, ओकर फीमेल वर्सन, वो तो कहना कहे के बात बा कि एकदम दबंगई से तू भोजपुरी के झंडा गड़लू है जा करके बम्बई में। तो हाँ बम्बई में का बा एक बार हो हाँ, जाए। तो गर्दा ही हो गई एकदम, गर्दा उड़ा देलू तू। एकदम। दो बिगहा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अजराइल बाटे नून पे शैम्पू में, मनवा हरिहर लागे भैया हाथ लगोते माटी में, जियरा अजुओ अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में, जिंदगी हम तो जियल चाही खेत बगीचा बार में, छोड़ छाड़ सब आइल बानी इहवा हमला काबा, बम्बई में काबा, बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटा तानी डिबरी के बाती के से रोज रोज घटा तानी, केकरा इतना सो बाटे मच्छर से कटवावे के, अके वाह। चाहे लाए करे अपने के नर भसावे के, गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कंफ्यूज आइल बानी, तू जून के रोटी खातिर बम्बई में हम आइल बानी नाता काबा, बम्बई में काबा। वाह वाह वाह। तो मतलब ये आखिर आइडिया कैसे आया? और मैंने सुना कि आपने एक ही शॉट है वो पूरा गाना याद किया और छत पे जाके आपने पूरा गाना एक बार में कर लिया। कैसे आपको ये आइडिया कैसा है कि ये करना जी चाहिए? जी, ये आइडिया मेरा नहीं था, ये ऐश्वर्य ने मुझे कहा कि ये भोजपुरी इतना बेहतरीन लिखावट भोजपुरी में पहले कभी नहीं है, और आजकल आजकल के जमाने में, पहले तो आई है, डेफिनेटली आई है, बहुत बहुत बेहतरीन लिखावटें आई हैं, पर आजकल के जमाने में भोजपुरी को इतना इम्पोर्टेंस देते हुए भाषा की जो असल एसेंस है उसको बरकरार रखते हुए नहीं लिखा है किसी ने। सो ऐश्वर्या सेड हम्म। के आई थिंक यू शुड डू अ कवर ऑफ दिस सॉन्ग, और ये पूरी तरह से उन्हीं का आइडिया था और उन्हीं को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था कि आई विल बी एबल टू डू इट इन वन टेक, क्योंकि 4.5 मिनट बोलना था
और जो इसके राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, डॉक्टर सागर साहब, वो भी बहुत आश्चर्यचकित है कि आपको इतना याद कैसे हो गया, क्योंकि इतना तो मुझे भी याद नहीं है। So I think all the हम्म। inspiration was coming from Aishwarya. वाह वाह वाह, आपने पुराने दिनों की और पुराने गानों की बात की। तो पुराने गाने में तो कई बार, जैसे हमारे यहाँ के चित्रगुप्त थे बहुत बड़े संगीतकार, उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों में बहुत जी संगीत दिया जी बहुत। जी। और एक गाना आप गाती हैं चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ, वो गाना एक बार हो जाए। जी, कौन सा गाना आप बताएं मुझे, मैं तो बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। मुझे लगता है कि वो गाना शायद है चित्रगुप्त का, और वो गाना है लागी नहीं छूटे राम का। तो मुझे लगता है कि अभी तुरंत लागी याद नहीं नहीं आ रहा है, छूटे राम। लेकिन हाँ वो गाना आपने गाया है। लुक छिप बदरा में। हाँ, कुछ कुछ ऐसे ही शब्द थे उसके। लुक छिप बदरा में, चमक जैसे चनवा मोरा मुख दाम के, मोरी वाह कुसुमी रे चुनारी आए तार गाम के, मोरी कुसुमी रे चुनारी आए तार गाम के, लुक छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दाम के, मोरी कुसुम रे चुनारी आए तार गाम के, मोरी कुसुम रे चुनारी आए तार गाम के। वाह वाह। और एक मुझे याद आ गया, वो हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा, जी, वो गाना ये आपने। बहुत मेरा मेरा सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है, इस दो लाइन में जरूर गाऊंगी। हाँ, सुनाइए। हंसी हंसी पनवा खियौले बेमनवा, हंसी हंसी पनवा खियौले बेमनवा, के अपना बसे परदेस, कोई रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारे रे कर जवा में ठेस। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप बहुत अच्छा गाती हैं दीपाली, और हम लोग तो बिल्कुल फ़ैन हैं। और थैंक इसके अलावा तो यू आजकल तो थैंक आप भोजपुरी के लगातार एल्बम कर रही हैं। जैसे नितिन चंद्रा के साथ आपने सारी सारी रतिया किया है। जी 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 और टहके से नुरा हमार, ये शायद ऐश्वर्य के साथ ये है एल्बम आपका। जी तो इस जी तरह से तो आप एक, जी। है ना? तो इन एल्बम से थोड़ा सा हो जाए दो दो लाइन तो बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को, मुझे भी। आ, आ, इन सब में से मेरा जो बहुत पसंदीदा भोजपुरी का गाना है, जो ऐश्वर्य के साथ मैंने किया, और वो ऐश्वर्य की लाइफ का पहला भोजपुरी गाना था। सो ही गेव मी द हम्म प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद हिम प्रोफेशनली। हम्म सो हम्म ये गाना ऐश्वर्य के लिए। हम्म। हम तनयनवा में दिया ना जराई के, हरि हार मैया घटिया पाई, तोहरे बिना के नया, तोहरे से सगर जहां, छठी मैया तिहनु आशीषिया, चहके अंगना दुआ, चहके अंगना दुआ, अक्षरा में भरलू सानिया, टहके
सिनुरा हमार, टहके सिनुरा हमार। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐश्वर्य के साथ आपने जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार किया, तो ये कैसे हुआ ये सब? किसकी तरफ से प्रपोज किसने किया था, आपने कि ऐश्वर्य ने? नहीं, प्रपोज तो ऐश्वर्या ने ही किया शादी के लिए। पर ये हम्म। बहुत जल्दी हुआ, मतलब हम लोग वी मेट इन दिसंबर में, हम लोग मिले। इनफैक्ट हम लोग, ऐश्वर्या और मैं, पहले बहुत बार मिल चुके थे। पर वो हम हम्म। लोग बहुत छोटे थे, और उस समय बिहार सरकार ने बुलाया था हम दोनों को सम्मानित करने के लिए 2008 में। पर बिल्कुल भी हम्म। ऐश्वर्या को बिल्कुल भी याद नहीं है वो टाइम। पर मुझे बस इतना याद है कि ऐश्वर्या निगम एक लड़का जो बिहार से है, और मुजफ्फरपुर से पहली बार बिहार से अगर किसी ने नाम किया था तो वो ऐश्वर्या था। बट ये इतनी जल्दी शादी में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि मिलने 1-2 महीने बाद हमारी शादी तय हो गई थी। तो आई थिंक इसमें क्रेडिट ऐश्वर्या को जाता है, दैट ही मेड मी चूज हिम एंड ही चोज मी। हम्म। अच्छा, लेकिन वो कहानी भी उसके पीछे है। आप बता नहीं रही हैं उसको कि आपका एक बहुत अच्छा गाना है, उसको सुन करके ऐश्वर्या ने कहा कि अरे ये गाना तो, आपको पता है थोड़ा सा जी जिद्दी हूँ। तो जी उसको थोड़ा सा जी हो जाए, जी जी, थोड़ा सा जिद्दी बिल्कुल। हूँ। ओहो, आपका रिसर्च बहुत तगड़ा है किशोर जी। हाँ बिल्कुल, हो जाए थोड़ा सा। उलझन भी हूँ तेरी, उलझन का हल भी हूँ मैं, थोड़ा सा जिद्दी हूँ, थोड़ा पागल भी हूँ मैं। बरखा बिजली बादल, झूठे झूठे फूलों की सौगात, सच्ची तू है, मैं हूँ सच्ची, अपने दिल की बातें दस्तखत हाथों से हाथों के कर दे तू, ना कर आंखों के पलकों के पर्दे तू। क्या ये इतना बड़ा काम है, ऐलान है। जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। लगता है बस आंख बंद करके सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। और इसलिए भी कि आप कोई भी गाना हो, आप उसको बिल्कुल अपना बना के गाती हैं, उसमें कोई ये नहीं लगता कि वो किसी का अनुकरण है या किसी की छाया है, प्रभाव है, ऐसा कुछ नहीं लगता। बिल्कुल लगता है कि आप वो गाना आप ही के लिए बनाया है, ऐसा लगता है आप गाती हैं तो। कोई भी गाना गाएं आप, चाहे आप फोक गाएं, चाहे जी, आप थैंक यू बम्बई सो में मच। काबा जी जैसा गाना गाएं, चाहे फिल्म म्यूजिक गाएं। लेकिन आपने कोई गज़ल नहीं गाई है अभी तक। गज़लों में आपने कभी गज़ल का कोई एल्बम या कोई गज़ल आपने प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि ये मुझे पता है कि आप भोजपुरी में गज़लें कर रही हैं या करने जा रही हैं कुछ, जी उसके बारे में बताइए कुछ। जी जी। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि भोजपुरी में गजल पे काम हो, क्योंकि बहुत कम गजलें मैंने सुनी है भोजपुरी में। लेकिन लिखने वाले बड़े अच्छे हैं, मनोज भाई हैं जो बहुत ही उम्दा लिखते हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं उन्हीं की गजलों को कुछ स्वरबद्ध करूं अपने हिसाब से, अपने तरीके से। पर ये कोशिश अभी जारी है, मैंने इस बहुत ज्यादा कभी तक उपलब्धि के रूप में हासिल नहीं किया है। पर मेरी उम्मीद है कि ये साल भोजपुरी गजल के लिए भी कुछ नया एडिशन लेकर आएगा, और मेरी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूशन है लेकर आएगा। अच्छा, आप जैसे अभिनय भी कर रही हैं, एल्बम भी बना रही हैं, और फिर आपको क्या लगा, आप जब अभिनय तो बहुत सारे सीरियल में आपने किए, बहुत सारे एपिसोड किए, बड़की मलकाइन तो बहुत बड़ा सीरियल था, और उसके अलावा आपने हनुमान किया, और
कई सारे सीरियल के 15-20 सीरियल आपने किए, तो अभिनय करते करते अचानक आपको क्या सूझा कि आप डायरेक्शन जी। का कोर्स करने क्यों चली गई? आपको क्या लगा कि जो आप जो कह रही हैं वो डायरेक्टर आपकी बात नहीं मान रहे, इसे चलो डायरेक्टर कोर्स कर लिया जाए? हाँ, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, मुझे लगता कुछ ऐसा ही था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि कहानी को इस तरीके से कहने की इच्छा है एज एन एक्टर, लेकिन मैं बनी हुई थी, क्योंकि डायरेक्टर का ये कॉल होता था फाइनल कि हम मुझे कैसे इस बात को एक्सप्रेस करना है। और कई बार मेरे मत भेद भी होता था डायरेक्टर से, क्योंकि मेरा एक्टिंग जो है वो काफी सटल में बिलीव करती हूँ मैं एक्टिंग। आई डोंट लाइक इट वेरी लाउड। तो और डायरेक्टर्स जनरली टेलीविजन में एक्टिंग बहुत लाउड करवाते हैं, सो मुझे ऐसा लगा कि इफ आई वांट टू टेल अ स्टोरी, तो वैसे में सबसे बेहतर ये बात होगी इफ आई क्वालिफाई टू टेल अ स्टोरी। और क्वालिफिकेशन हम्म। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्शन की पढ़ाई शुरू की, ताकि मुझे इसके बारे में टेक्निकल नॉलेज हो जाए बिफोर आई टेल एनीवन एनीथिंग। हाँ, लेकिन जैसे किसी भी कला के कोई कोई भी क्षेत्र हो, उसमें एक तो कंपटीशन काफ़ी होता है और चुनौतियाँ बहुत होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक्टिंग में ज़्यादा चुनौतियों का सामना जी, आपको करना पड़ा या पड़ रहा है, या गाने में? मुझे ऐसा लगता है ज्यादा चुनौती है, क्योंकि हम्म। अगर अगर मेरे लिए इतना ही आसान होता गाना, तो इतना आसान होता मौका देना, तो अब तक मेरे कई गाने बैक आ चुके होने चाहिए थे। पर एक्टिंग हम्म। में कंपटीशन गाने से कंपेयर किया जाए तो कम है, क्योंकि बहुत सा काम है एक्टिंग में। और गाने में उतना काम है नहीं जितना एक्टिंग में, क्योंकि वेब सीरीज आ गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो एज एन एक्टर यू हैव अ लार्जर स्कोप देन बीइंग अ सिंगर। और अब तो ये कोरोना काल में फिर स्टेज शोज भी हैं जो अब वो लिमिट हो चुके हैं, अब ये पता नहीं कब नॉर्मल होगा। पर एज अ सिंगर आई थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट टू अचीव टू अचीव कंपेयर टू एन एक्टर। हम्म। लेकिन चुनौतियों के साथ साथ एक चीज़ और भी है दीपाली, कि अभी आप काम कर रही हैं लगातार और आपके पास समय है, लेकिन ये निरंतरता एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप एक्टिंग करें, डायरेक्शन करें, म्यूज़िक करें, कुछ भी करें, जी। लेकिन एक ऊंचाई पर या एक धरातल पर, एक लेवल पर पहुंचने के बाद आपको लगता है कि उस लेवल को आप मेंटेन रखें, कम से कम उससे नीचे ना आए, अगर ऊपर ना जा सकें किसी भी कारण से। हालांकि हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि वो ऊपर की तरफ और ऊपर जाए और ऊंचा जाए। आपको क्या लगता है कि ये हम्म। निरंतरता के लिए क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए एक आर्टिस्ट के अंदर? एक आर्टिस्ट के अंदर बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, सबसे पहले, क्योंकि अ, शुरू होगा तो हारेंगे ही। शुरुआत आपको हार से ही करनी है एज एन आर्टिस्ट। तो अगर निरंतर काम करते रहना है तो पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं पर वो अचीव नहीं करेंगे आप। इसके लिए हम्म। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पेशेंस और परसिवियरेंस, कि आप जो कर रहे हैं उस पर टिके रहिए, आप हारें फिर भी टिके रहिए। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, भोजपुरी मैंने शुरू किया जब करना 2008 में, तो मुझे इतनी अच्छी सफलता और पहचान नहीं मिल रही थी, क्योंकि भोजपुरी को बहुत गलत नामों के साथ जोड़ा जाता है, गलत एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाता है। पर हम्म। इवेंचुअली आफ्टर 12 इयर्स मुझे ये मौका मिला कि मैं भोजपुरी में कुछ अच्छा कर सकूं, और हुआ वो फाइनली। लेकिन उसका एक दीपाली नुकसान भी उठाया लोगों ने। और ये मैं अगर पुराने दिनों के इतिहास को अगर भोजपुरी का याद करूं, तो एक लेबल लग जाता है कि ये भोजपुरी के आर्टिस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं आपके मन में ये सोच है कि जी 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 ये जी। भी कहीं हो सकता है, या इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, कुछ ऐसा? मुझे एक्चुअली मुझे इस बात से कोई डर और कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लोग भोजपुरी हम्म। का आर्टिस्ट समझे या हिंदी का आर्टिस्ट समझे या किसी, मेरे हिसाब से भाषा जो है वो हमारे बेसिक मेंटल अंडरस्टैंडिंग की चीज है, वो एक टूल है, वो हमारा हम्म। एग्जिस्टेंस नहीं है।
भाषा हमारे एग्जिस्टेंस को आसान करने के लिए एक टूल है। तो अगर कोई आर्टिस्ट किसी भी भाषा में अपनी कहना चाहता है तो ये उसकी काबिलियत होगी, और लोगों में इतनी बड़प्पन होनी चाहिए कि वो भाषा से ऊपर उठ के कला को समझे और देखें। लेकिन अगर लोग नहीं समझते हैं, या पब्लिक डिमांड, या फिर जो कहते हैं सक्सेस के लिए मुझे एक ही भाषा हिंदी पे काम करनी चाहिए और अंग्रेजी में गाने गाने चाहिए, तो मुझे इन चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इतना पता है कि अगर मेरा काम अच्छा है और अगर कन्विक्शन है और किसी भी बात को कहने में मेरी पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी है, तो वो काम अच्छा होगा ही, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। मुझे इस बात से कोई डर नहीं है कि लोग मुझे भोजपुरी का आर्टिस्ट समझे या हिंदी का समझे। मैं एक्चुअली चीजों की सोचती भी नहीं हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी दीपाली, और जो लोग जुड़े हैं हमारे मंच से वो लोग भी आपकी सोच की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और आपने भोजपुरी बहुत अच्छी बात आपने कही सच में। हम अपनी भाषा को लेकर खुद ही बड़े कहना चाहिए कि संकोची रहते हैं, और हमारे अंदर एक कुंठा रहती है भाषा को लेकर के। बाहर हम जाते हैं तो जी। हम मिक्स नहीं हो पाते हैं, हमें लगता है जी। कि हम अपनी भाषा बोलते हैं तो हमें हीन नहीं समझा जाए। जी। तो ये कई बार ये हमारी कुंठा अपने अंदर की होती है, लेकिन जिस तरह से आप जी। इस मुहिम को आप आगे ले जा रही हैं और इसको लेकर के आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चूंकि प्रतिभा आपके अंदर है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपने एक बहुत अच्छा भोजपुरी में जी। आपने निमिया के पेड़ जनी कटिहा, ये आपका गाना जब भी सुनता हूँ तो मैं किसी और दुनिया जी। में चला जाता हूँ। बहुत सुंदर आपने गाया है। एक बार हमारे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बार इस गाने को ज़रूर सुनाइए। जी जरूर। हो निमिया के पेड़ जानी कटिहाय बाबा, निमिया बसेरा चिड़ैया हो, बेटी के उरेठ बोली जानी बोली हा बाबा, बेटिया ता जैसन चिड़ैया हो, बेटिया ता जैसन चिड़ैया, उड़ी उड़ी जाई है सवेरे चिड़ैया, नहीं जाई निमिया के नाम, बिटिया जय है जय अनका के घरवा, सुन होई है अंगना दुआरवा हो, बिटिया तजय संचिरैया हो, बिटिया तजय संचिरैया। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत आपने गाया। और सच में मैं तो कहीं और चला गया था इसको सुन करके। अभी ये लॉकडाउन है और इसमें तो बहुत समस्याएं सबके साथ हो रही हैं। तो इसमें क्या आपने किया इस लॉकडाउन के समय जी। में, और आगे योजनाएं क्या हैं आपकी? योजना आगे वही है जो हर आर्टिस्ट की है, आई वॉन्ट टू डू ग्रेट, और अच्छा काम आए, अच्छे गाने, अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, एक्टिंग के, डायरेक्शन के। योजना तो वही है, पर अब अप्रोच बदल गया है। इस लॉकडाउन से मैंने ये सीखा है कि हम हम्म। जिन चीजों को, जिन छोटी को सबसे कम वैल्यू थे, वो लॉकडाउन ने सिखा दिया है कि जिन चीजों को हम अपनी नेसेसिटी समझते थे, वो एक्चुअली हम्म। हमारे लग्जरी है। और हम्म। जो हमारे लिए लग्जरी था वो नेसेसिटी है, ये मुझे अभी समझ आने लगा है। जब रोज खाने के प्लेट में खाते वक्त मुझे रोज लगता है कि हम लोग कितने किस्मत वाले हैं कि हमारे पास खाने को खाना है जब भूख लगी है। तो ये चीजें हम्म। मुझे लॉकडाउन से बहुत ज्यादा समझ आई हैं। तो अब किसी भी काम को करने का मेरा अप्रोच जो है वो लॉकडाउन की वजह से बदल गया है। आई एम वेरी इजी। अब मेरे अंदर अपने आप से कोई लड़ाई या प्रेशर नहीं है।
अगर मैं अच्छा करती हूँ तो ग्रेट, अगर मैं अच्छा नहीं करती हूँ तो वेरी गुड। आई जस्ट फील कि किसी भी आर्टिस्ट को अपने ऊपर वो बर्डन, वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर अत्याचार करते हुए, अपने खुद के ऊपर प्रेशर बना करके। तो लॉकडाउन ने मुझे ये सिखा दिया है कि अपने आप से बहुत प्यार कर, और आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आपसे जो निकलेगी कला वो भी बहुत प्यारी होगी। सो अब मेरी योजना यही है कि प्यारा प्यारा काम आया। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको जो भी आपकी योजनाएं हैं या जो कुछ भी आपने सोचा है वो आपको हासिल हो। लेकिन अगर आज की डेट में आपकी जो अब तक की परफॉर्मेंस रही है, आपका आपकी हाँ जी। यात्रा जो रही है, उसको अगर आप रेट करना चाहें तो क्या रेट करेंगी, आप किस तरह से करेंगी? रेट किस पे आप 1 to 10 में रेट करने के लिए कह रहे हैं, या मैं अपना एक कैसे बताऊं नहीं उससे? नहीं, आप अपने हिसाब से, 1 to 10 का तो कोई मतलब नहीं है। आप अपने हिसाब से, अगर आप जहाँ पहुँची हैं आपको लगता है कि हाँ ये जी। इस लेवल तक जहाँ पहुँचना चाहिए था इतने समय में मैं पहुँच चुकी हूँ, या नहीं थोड़ा स्पीड आपकी कम रही है, थोड़ा और तेज़ चलना चाहिए था, कुछ ऐसा लाइक। मेरी स्पीड डेफिनेटली बहुत कम रही है। अगर मैं देखूं तो जितना काम मैंने किया है इतने सालों में, और जितना एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, उस हिसाब से मुझे बहुत ऊपर होना चाहिए था। पर मैं इस बात से, और ऐसा मुझे ही नहीं लगता है, मेरे साथ जो कई लोगों को लगता है, पर मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी काम किए हैं, मैं जब उनको पलट के देखती हूँ तो मैं खुश होती हूँ कि मैंने हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं की। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मुझे बाद में दिक्कत होती है मैंने क्यों कर दिया। तो धीरे, हम्म। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये मुझे समझ आता है, अब समझ आता है कि हड़बड़ी नहीं की मैंने, तो गड़बड़ी भी नहीं की। और जिसको जब मिलना है, जो अगर जो मुकाम अगर मेरे लिए इससे भी बड़ा कुछ है, क्योंकि मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि इतने लोग मुझे मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं, मुझे गाते हुए सुनना चाहते हैं, मुझे काम करते हुए देखना चाहते हैं। पर अगर इससे भी बड़ा मेरे लिए कुछ है अगर, तो अब जो आप वो बात कह रहे थे ना कि जमीन से जुड़ा होना, वो ज्यादा हम्म। मायने रखता है। अब वो जब आएगा तो और सुंदर से आएगा। तो मेरे लिए मेरा काम और मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों में ज्यादा बड़ा है मेरे काम से। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज और मेरा जो पेशेंस है वो बहुत बढ़ा है इन सालों में, जो ऑब्वियसली आगे जाके पे ही करेगा। इट्स लाइक आप किसी अच्छी डिग्री कॉलेज से पढ़ लेते हैं तो आपको उसका हमेशा फायदा ही फायदा है। जरूरी है कि आप उसको यूज करें, लेकिन पढ़ाई का फायदा तो हमेशा होता है। ये वही बात है, एक्सपीरियंस का फायदा तो हमेशा मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं, युवा हैं जो इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, चाहे एक्टिंग करें चाहे गाएं। लेकिन वो कई बार होता है कि पढ़ाई छोड़ छाड़ के वो सोचते हैं कि बस एक बॉलीवुड है वहाँ चलो। और लेकिन आपकी बात में जी। दम है कि आप जो कह रही हैं कि पहले अपने को उस काबिल बनाओ, उस लायक बनाओ, कि जी। अगर वहाँ कुछ नहीं हासिल हुआ तो आप दूसरी दिशा में भी आप प्रयास कर सकें बिल्कुल। और बिल्कुल। आपको सफलता मिले। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। और अब बिल्कुल। तो बिल्कुल। जी, और बिल्कुल। ऐश्वर्य से अब विवाह हो चुका है, तो बॉन्डिंग कैसी है ऐश्वर्य के साथ आपकी? जाहिर है अच्छी है, वो तो हमने देखा है कि आपने एल्बम किया है, बड़ा रोमांटिक सा एल्बम भी किया है और काम लगातार कर रही हैं। लेकिन और आपकी ससुराल के लोग भी जी। सपोर्टिव हैं, जी। ऐसा भी आपने कहीं कहा है। तो कुछ आपके मुंह से बहुत सुनना ज्यादा। चाहते हैं हम। ऐश्वर्य के साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी है कि जब भी हम लोग साथ में होते हैं तो आई ऑलवेज टेल हिम कि ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं, शायद पड़ोसी हैं। अगर हम लोग बचपन में मिले होते तो बहुत झगड़ा हुआ होता, बहुत लड़ाई करते, बहुत साथ में खेलते। ऐश्वर्य के साथ कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हम ऐश्वर्य से पहली बार मिल रहे हैं, या फिर अभी नया नया मिले हैं, नई मुलाकात है, ऐसा कभी कभी महसूस नहीं हुआ। पहली बार में, पहली बार से नहीं हुआ। तो बॉन्डिंग हम लोग की बहुत अच्छी है उस मामले में। ऐश्वर्य को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज एन आर्टिस्ट, बहुत नॉलेज है उनके अंदर, और मेरे से डेफिनेटली 1-2 साल एक्सपीरियंस भी ज्यादा है एज अ प्रोफेशनल। तो आई गेट टू लर्न हाँ। अ लॉट, क्योंकि प्लेबैक में
उनका हाथ पकड़ना मुश्किल है। उनको बहुत है प्लेबैक का। ही इज अ वेरी गुड तबला प्लेयर हिमसेल्फ। बहुत साल उन्होंने तबला को बजाया है। और जिनके गुरु मोहम्मद रफी साहब हो, और आज के जमाने में सोनू निगम जी हो, जिनको वो आदर्श मानते हैं, मानते तो हैं। उनकी गायकी में इन लोगों की अगर हल्की भी झलक आती है तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐश्वर्य के अंदर एक अच्छी बात यह है कि वो जिन लोगों को फॉलो करते हैं उनको जस्टिफाई करते हैं। अगर रफी साहब को फॉलो करते हैं और आप उनकी तरह बनने की कोशिश करके फेल हो जाते हैं तो वो ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। मेरे लिए ऐश्वर्य बहुत इंस्पिरेशनल है, बिकॉज वो बहुत उम्दा कलाकार हैं। और मेरा सबसे पहला उनसे रिश्ता दोस्ती का है। और देन आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। बहुत सीखती हूँ मैं उनसे। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत आपका जो अनुभव है और अनुभव के साथ आप जो उसको ज़मीन से आप जुड़ी रहे कि आप सोचती हैं हर बात को, आप एक ऐसे कोई सपने की तरह नहीं सोचती, बल्कि उसको हमेशा आप उस मिट्टी, जहाँ की मिट्टी के आप उपज हैं, पटना बिहार, और ऐसे तो ये मिट्टी अपने आप में उर्वर है, और ये तो पूरी दुनिया देखती है और जानती है कि जो भी यहाँ से पहुँचा वो कहीं ना कहीं उसको एक मुकाम हासिल हुआ। और आप भी इतने कम समय में, आपको लगता है कि आप स्लो हैं, हो सकता है आपको लगता हो, एक आर्टिस्ट को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है जो कुछ भी करता है, उसे लगता है कि ये छूट गया, ये नहीं हुआ। हम लोगों को लगता है जी कि आप आज जहाँ जी पहुँची हैं वो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम जी लोग आपको जब देखते हैं, सुनते हैं आपके बारे में, कहीं पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं, कहीं भी किसी भी तरह से आपका नाम आता है, तो एक अपने आप एक गर्व की अनुभूति होती है हम लोगों को। हमें लगता है कि आप पटना की बेटी हैं, और वहाँ जा कर के एक बड़े, इतने बड़े प्लेटफॉर्म, समुद्र में जा कर के आपने एक अपना मकाम हासिल किया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो बहुत बातें करना चाह रहा था, लेकिन ये इशू जो नेटवर्क का है, थैंक मुझे यू। लग रहा है कि ये इतनी भी बातें हो रही हैं तो इसमें भी बहुत कुछ जो हो जाए, बातें हो जाएं। तो इसलिए मैं बहुत कुछ आपसे बातें करना चाह रहा था, बहुत कुछ सुनना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा क्योंकि ये लगातार डिस्टरबेंस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। और फिर कभी मेरा जी अनुरोध जी आपसे यही जी रहेगा जी कि फिर कभी ज़रूर जी बिल्कुल। जब थोड़ा हो तो एक बार फिर हम लोग आएँ और आपसे खूब देर तक और खूब लंबी बातचीत करें, ताकि हमारे जो लिसनर हैं वो भी आनंदित हों, जो देखने वाले हों हैं, बिल्कुल उन्हें भी बिल्कुल उसका पूरा लाभ मिले। बिल्कुल। और मुझे तो आपसे बात करके अच्छा लगता ही है, लेकिन जाने के पहले मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आप एक भिखारी ठाकुर का गीत ज़रूर गाइए, नैहर के दुलरू हई। ये गीत आप बहुत अच्छा गाती हैं। दुलरुई है। हाँ, दुलरू हई। मुझे गीत बहुत पसंद है, और जब से शादी हुई है उसके बाद से इस गीत का और मतलब समझ आने लगा है। तो अब तो मैं बहुत ही फील करके गाती हूँ कि नैयर के दुल्हन है हम। हम्म। नैहर के दुल्हरुए हाय। अरे नैहर के दुल्हरुए हाय। अरे बड़ा सुकुमार पिया। नैहर के दुल्हरुए हाय। बड़ा सुकुमार पिया। कटिया ना होई हमसे। कटिया ना होई हमसे। रात बनिहारे पिया। कटिया ना होई हमसे। नैहर के दुल्हरुए हाय। बड़ा सुकुमार पिया। कटिया ना होई हमसे। राख बनिहारे पिया। कटिया ना होई हमसे। वाह वाह। मतलब फसल की कटाई नहीं होगी, ये इतनी सुकुमार है नैहर की। नैहर में तो, नैहर मतलब अपने घर में इतनी कभी काम कोमल नहीं, हूँ, हाँ। हाँ, कभी काम नहीं कराया माता पिता ने। और वो जी बेटी जब पराए घर जाती है या बाहर निकलती है तो ऐसा वो प्रतीकात्मक है कि फसल नहीं कटवाना इससे, और ऐसा काम नहीं कराना, क्योंकि बहुत ही कोमल है हाँ ये जी हमारी बेटी। तो लेकिन बिल्कुल जी हमारी जी बेटी इतनी कोमल भी नहीं है। जी। और वो भोजपुरी का झंडा उठा करके और बिल्कुल खड़ी है कि अपनी भाषा के लिए, अपने प्रांत के लिए
अपने जो परिवार है और उनके लिए। जी तो ये बड़ा अच्छा लगता है आपको देख करके दीपाली। जी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जितनी देर तक भी थैंक यू हम लोग जुड़े सर रहे, किशोर जी। बहुत ही अच्छा लगा। और फिर ज़रूर हम एक बार और कोशिश करेंगे कि एक बार और अच्छे से बातचीत हो। जितनी बातचीत हुई उसके लिए, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत जी आभार। हमारे जो बिल्कुल। जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस डिस्टरबेंस में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वो रहे, बराबर बने हुए हैं हमारे साथ। उनका ही आभार और आपका ही बहुत बहुत आभार जी दीपाली। जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। मैं आपके सारे व्यूअर्स जो जुड़े हैं आपके साथ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि सारे लोग जो हैं नेटवर्क इशू समझते हैं, तो समझ आ गया होगा कि आज नेटवर्क हमारे साथ में था। पर आज नहीं तो फिर कभी सही, हम लोग फिर कभी मिलेंगे और फिर इससे भी लंबी बातें करेंगे। साक्षी है शब्द,